Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एम लक्ष्मीकांत के कुछ हिस्सों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो दुनिया के दूसरे संविधानों के मुकाबले कहाँ खड़ी होती हैं। हाँ, मतलब एक तुलनात्मक विश्लेषण। बिल्कुल। हमारी योजना तो थी चैप्टर 92 यानी वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस पर फोकस करने की, लेकिन वो हिस्सा हमें मिला नहीं। कोई बात नहीं, लक्ष्मीकांत में वैसे भी बाकी चैप्टर्स में काफी तुलनात्मक बातें हैं। सही। तो हमने सोचा कि उन्हीं तुलनात्मक पहलुओं पर ध्यान दें। मिशन वही है, यूपीएससी के नजरिए से ये समझना कि हमारा संविधान जैसे यूके या यूएसए के संविधानों से कैसे प्रेरित है, कहाँ अलग है और इसका सार क्या है। एकदम। और ये तुलनाएं यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में तो हैं ही। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे भारत ने जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम हुआ, फेडरल स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, इन सिद्धांतों को सिर्फ अपनाया नहीं बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से उनमें बदलाव भी किए। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए सबसे पहले उस क्लासिक डिबेट पर आते हैं जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी बनाम जुडिशियल सुप्रीमेसी। हाँ, संसदीय संप्रभुता बनाम न्यायिक सर्वोच्चता। मेंस के लिहाज से ये सवाल हमेशा दिमाग में रहता है। भारत ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी और अमेरिकी जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच ये जो एक अनूठा सा बैलेंस है वो कैसे साधा है? क्या ये सच में एक मिडिल पाथ है या इसका झुकाव किसी एक तरफ ज्यादा है? ये भी सवाल उठता है। बिल्कुल। देखिए ब्रिटेन में क्या है, संसद सुप्रीम है। सैद्धांतिक रूप से तो वो कोई भी कानून बना सकती है और अदालतें उस पर सवाल नहीं उठा सकती। हाँ, पार्लियामेंट इज सोवरेन। दूसरी तरफ अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट, उसके पास जुडिशियल रिव्यू की जबरदस्त शक्ति है, खासकर वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला सिद्धांत, जो सिर्फ प्रोसीजर नहीं बल्कि कानून के सब्सटेंस, मतलब उसके उद्देश्य, उसकी नैतिकता, उसको भी परखता है। सही। यहीं पर भारतीय संविधान की खासियत दिखती है। हमने अपनाया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हाँ, अब पहली नजर में लगता है कि ये ब्रिटिश मॉडल के करीब है। मतलब कानून बनाने की एक तय प्रक्रिया है, उसका पालन हुआ तो कानून ठीक है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। बताइए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। मेनका गांधी केस 1978, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत फैला दिया। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई प्रोसीजर हो, वो प्रोसीजर फेयर, जस्ट और रीजनेबल भी होना चाहिए। ओह, तो ये तो ड्यू प्रोसेस के काफी करीब आ गया। बिल्कुल, कम से कम जहां तक फंडामेंटल राइट्स का सवाल है, ये ड्यू प्रोसेस जैसा ही हो गया। सही कहा। मेनका गांधी केस ने आर्टिकल 21 को एक नई जान दे दी। तो अब स्थिति ये है कि भारत में संसद कानून बना सकती है, लेकिन न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा कर सकती है। न सिर्फ प्रक्रिया के आधार पर बल्कि इस आधार पर भी कि कहीं वो कानून मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा और क्या वो प्रक्रिया न्याय संगत है। तो एक तरह से ये सिंथेसिस है ना, एक संतुलन। और इस संतुलन को और मजबूत किया केशवानंद भारती केस 1973 ने। इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को स्थापित किया। हाँ, मूल ढांचा। ये एक और क्रूशियल पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए। संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। और ये मूल ढांचा क्या है, ये कौन तय करेगा? न्यायपालिका। तो इसमें जुडिशियल सुप्रीमेसी का तत्व साफ दिखता है। तो मतलब भारत में न तो संसद ब्रिटेन की तरह असीमित संप्रभु है और न ही न्यायपालिका अमेरिका की तरह हर कानून के सब्सटेंस पे सवाल उठा सकती है, जब तक बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना हो रहा हो। तो अगर हम इस चर्चा को समेटें मेंस के लिए, तो मुख्य तर्क ये बनता है कि भारत ने संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का एक अनूठा समन्वय स्थापित किया है। हाँ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की डायनामिक व्याख्या और बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत के जरिए। और ये दिखाता है कि संविधान निर्माता एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो स्थिर भी हो और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करे। बिल्कुल। और प्रीलिम्स के लिए कीवर्ड्स याद रखने हैं, आर्टिकल 21, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ,
मेनका गांधी केस 1978, केशवानंदा भारती केस 1973, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी यूके मॉडल, जुडिशियल सुप्रीमेसी यूएस मॉडल। इनके बीच का जो बारीक फर्क है वो समझना जरूरी है। हाँ, ओके, चलो अब देखते हैं भारतीय संघवाद यानी फेडरलिज्म। ये दूसरे मॉडलों से कैसे अलग है? हाँ, ये भी मेंस का पेट क्वेश्चन है। अक्सर ये सवाल आता है कि भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल या फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी क्यों कहा जाता है, इसकी अमेरिकी या कनाडाई मॉडल से तुलना करें। अमेरिका, देखिए, वो एक क्लासिक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। मतलब स्वतंत्र राज्य एक साथ आए और उन्होंने एक संघीय सरकार बनाई, इसलिए वहां राज्यों की ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता ज्यादा है। सही। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज भारत एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। देश इतना बड़ा, इतनी विविधता, तो केंद्र ने राज्यों का गठन किया और फिर शक्तियों का बंटवारा किया। हाँ, संविधान के 7th शेड्यूल में लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इस संघीय सिद्धांत का आधार है। बिल्कुल, लेकिन कई ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को मतलब सेंटर को असाधारण रूप से शक्तिशाली बनाते हैं। अच्छा, जैसे? ये कुछ की प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं। पहला, गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 155, और गवर्नर कई बार केंद्र के एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। यह हमने कैनेडियन मॉडल से लिया है। अमेरिका में तो गवर्नर चुने जाते हैं। हाँ। दूसरा, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS, आर्टिकल 312। ये अधिकारी केंद्र भर्ती करता है, लेकिन राज्यों में काम करते हैं। इससे केंद्र का राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण रहता है। तीसरा, इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352, 356, 360। इनके लागू होने पर तो फेडरल स्ट्रक्चर लगभग यूनिटरी मतलब एकात्मक बन जाता है। और चौथा, राज्यसभा की शक्ति, आर्टिकल 249। अगर राज्यसभा को लगे कि राष्ट्रीय हित में जरूरी है तो वो स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। और फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और सिंगल सिटीजनशिप, ये सब भी यूनिटरी बायस दिखाते हैं। तो ये सारे प्रावधान मिलकर भारतीय संघवाद को अमेरिकी मॉडल से तो बहुत अलग बनाते हैं। भारतीय मॉडल में लचीलापन है और केंद्र की तरफ झुकाव साफ दिखता है। इसे अक्सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा जाता है, मतलब केंद्र और राज्य सहयोग से काम करें, लेकिन जरूरत पड़ने पर केंद्र ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यहीं एक आलोचनात्मक सवाल उठता है, क्या केंद्र का ये मजबूत नियंत्रण, खासकर आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट्स रूल का जो कथित दुरुपयोग होता है, वो राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर नहीं करता? हाँ, ये तो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है केंद्र राज्य संबंधों में। तनाव का कारण बनता है। बिल्कुल, ये भारतीय राजनीति की एक सतत बहस है। SR बम्बई केस 1994, उसने आर्टिकल 356 के मनमाने इस्तेमाल पर कुछ महत्वपूर्ण रोक तो लगाई। क्या कहा था कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला मनमाना नहीं हो सकता, उसका आधार तर्क संगत होना चाहिए और सदन में बहुमत परीक्षण मतलब फ्लो टेस्ट ही सरकार के समर्थन को जांचने का सबसे सही तरीका है। अच्छा। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति शासन का जुडिशियल रिव्यू संभव है। इन सीमाओं के बावजूद केंद्र राज्य संबंधों में टकराव बना रहता है। शायद भारत की जो अद्वितीय विविधता है, सुरक्षा चिंताएं हैं, सामाजिक आर्थिक असमानताएं हैं, उनको देखते हुए संविधान निर्माताओं ने एक मजबूत केंद्र को तरजीह दी। संभव है। तो इस खंड के मुख्य बिंदु मेंस के लिए भारतीय संघवाद की प्रकृति समझनी है, यूनिटरी बनाम फेडरल विशेषताएं, क्वाजी फेडरल क्यों कहते हैं, केंद्र राज्य संबंधों के विभिन्न आयाम, विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय, हाँ, और आर्टिकल 356 का विश्लेषण, SR बम्बई केस का महत्व और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की चुनौतियां और संभावनाएं। और प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल्स 155, 249, 312, 352, 356, 360, 7 शेड्यूल की लिस्ट्स, कैनेडियन मॉडल, गवर्नर अपॉइंटमेंट, स्ट्रॉन्ग सेंटर और SR बम्बई केस 1994, ये सब याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर। अमेंडमेंट प्रोसीजर, आर्टिकल 368। हाँ, किसी संविधान की जीवंतता इस बात पर निर्भर करती है कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे ढाल सकता है। UPSC मेंस पूछ सकता है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसे लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी और कठोरता रिजिडिटी का मिश्रण है। और इसकी तुलना ब्रिटिश और अमेरिकी प्रणालियों से। बिल्कुल, ब्रिटिश संविधान तो दुनिया में सबसे लचीला माना जाता है। वहां सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में कोई खास अंतर नहीं।
संसद साधारण बहुमत से ही संविधान बदल सकती है। दूसरी ओर अमेरिकी संविधान सबसे कठोर, अमेंडमेंट प्रोसेस बहुत जटिल है। भारत ने यहाँ भी संतुलन साधा है। आर्टिकल 368 में संशोधन के मुख्य रूप से 2 तरीके दिए गए हैं और कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से भी बदले जा सकते हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता। हाँ, तो 3 तरीके हो गए एक तरह से। चलो अब देखते हैं 3 तरीके। पहला, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर हैं, जैसे नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमा बदलना, आर्टिकल 3, नागरिकता से जुड़े प्रावधान, संसद का कोरम वगैरह। ये सबसे लचीला तरीका है। दूसरा, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी हर सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी। संविधान का ज्यादातर हिस्सा इसी तरीके से संशोधित होता है। ये तरीका लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। हाँ, और तीसरा, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। ये सबसे कठोर तरीका है और ये उन प्रावधानों पर लागू होता है जो संघीय ढांचे, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल या खुद आर्टिकल 368 में संशोधन। तो ये प्रक्रिया ना तो ब्रिटेन जितनी आसान है कि सरकारें जब चाहें बदल दें, और ना ही अमेरिका जितनी मुश्किल कि जरूरी बदलाव भी अटक जाएं। हाँ, ये दिखाता है कि संविधान निर्माता देश की एकता और अखंडता के साथ साथ राज्यों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखना चाहते थे। बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल केवल संसद में ही पेश किया जा सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि राज्य विधानमंडल विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने या हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है, आर्टिकल 169 के तहत। लेकिन अंतिम फैसला संसद का होता है। और फिर से केशवानंद भारती के इस 1973 का जिक्र आता है, बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, इस केस ने तय किया कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है, वो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कठोरता का एक और तत्व जोड़ता है, जो संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा करता है। सही। तो संक्षेप में मेंस के लिए तर्क ये है कि भारतीय संशोधन प्रक्रिया लचीलेपन और कठोरता का अनूठा संगम है, जो बदलती जरूरतों के साथ अनुकूलन और मूल सिद्धांतों की सुरक्षा के बीच संतुलन साधती है। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इस संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, प्रीलिम्स के लिए फोकस पॉइंट्स आर्टिकल 368, संशोधन के 3 तरीके, सिंपल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 से बाहर, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन। कौन से प्रावधान किस तरीके से संशोधित होते हैं, खासकर फेडरल वाले? संशोधन की पहल केवल संसद में, आर्टिकल 169 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर। चलिए, और अब हमारा आखिरी विषय, सरकार का स्वरूप, पार्लियामेंट्री बनाम प्रेसिडेंशियल प्रणाली, संसदीय बनाम अध्यक्षीय प्रणाली। मेंस में ये सवाल अक्सर आता है कि संविधान सभा ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित संसदीय प्रणाली को क्यों चुना? भारत के संदर्भ में इसके क्या निहितार्थ हैं? बिल्कुल, संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल का विधायिका, खासकर लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, प्रधानमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, जबकि राष्ट्रपति नॉमिनल हेड। और सरकार तभी तक सत्ता में रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। इसके ठीक उलट अमेरिकी अध्यक्षीय प्रणाली, हाँ, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर आधारित है, शक्तियों का पृथक्करण। राष्ट्रपति ही रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। हाँ, और वो सीधे विधायिका यानी कांग्रेस के प्रति जवाबदेह नहीं होता। उसका कार्यकाल निश्चित होता है इम्पीचमेंट को छोड़कर। और राष्ट्रपति के जो सेक्रेटरीज होते हैं, राइट, मतलब मंत्रियों जैसे, वो विधायिका के सदस्य नहीं होते। सही। ये कुछ की फैक्चुअल डिफरेंसेस हैं प्रीलिम्स के लिए। भारत में मंत्री संसद सदस्य होते हैं या 6 महीने में बनना पड़ता है। अमेरिका में सेक्रेटरीज कांग्रेस के सदस्य नहीं होते। भारत में राष्ट्रपति नॉमिनल हेड, पीएम रियल हेड। अमेरिका में राष्ट्रपति ही रियल हेड है। भारत में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट सिस्टम, अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम। भारत में पीएम का पद प्राइमस इंटर पेयर्स फर्स्ट अमंग इक्वल से विकसित होकर
प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट तक गया है, खासकर बहुमत वाली सरकारों में। और राष्ट्रपति का चुनाव? भारत में अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा आर्टिकल 54, जिसमें संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, पर उसका स्वरूप ज्यादा प्रत्यक्ष चुनाव जैसा है। हाँ, संविधान सभा ने संसदीय प्रणाली चुनने के पीछे कई कारण दिए थे। पहला, हम ब्रिटिश शासन के अधीन इस प्रणाली से परिचित हो चुके थे। हाँ, एक तरह की फेमिलियरिटी थी। दूसरा, इसे भारत जैसे विविधतापूर्ण और जटिल समाज के लिए ज्यादा उपयुक्त माना गया, जहां विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिल सके। और सरकार लगातार जनता के प्रति जवाब दे रहे। हाँ, और इसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की संभावना कम होती है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका से ही निकलती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन यही एक सवाल उठता है, क्या गठबंधन सरकारों यानी कोलिशन गवर्नमेंट्स के दौर में इस प्रणाली ने अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी नहीं पैदा की? क्या इसने प्रधानमंत्री की स्थिति को कमजोर नहीं किया? ये एक बिल्कुल वैध चिंता है। गठबंधन सरकारों के दौर में अक्सर हमने राजनीतिक अस्थिरता देखी है, पॉलिसी पैरालिसिस देखा है, सौदेबाजी देखी है। प्रधानमंत्री को सहयोगी दलों को साथ लेके चलना पड़ता है। हाँ, जिससे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके विपरीत, जब मजबूत बहुमत वाली सरकारें होती हैं, तो प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं, जिसे कभी-कभी प्राइम मिनिस्टीरियल डिक्टेटरशिप तक कहा गया है। तो ये प्रणाली स्थिरता और जवाबदेही के बीच एक नाजुक संतुलन पर चलती है। बिल्कुल, जो राजनीतिक परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। तो इस सेगमेंट का सार मेंस के लिए भारत द्वारा संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण समझने हैं, पार्लियामेंट्री बनाम प्रेसिडेंशियल प्रणाली के गुण दोषों की तुलना, भारतीय संदर्भ में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भूमिकाओं का विश्लेषण और बदलते समीकरण, खासकर गठबंधन बनाम बहुमत सरकारों के कॉन्टेक्स्ट में। और प्रीलिम्स के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर मॉडल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सेपरेशन ऑफ पावर्स, प्राइमस इंटर पारेस, प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट, आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का चुनाव, मिनिस्टर्स वर्सेस सेक्रेटरीज का अंतर, ये सब की टर्म्स हैं। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों का गहरा अध्ययन किया। बिल्कुल, यूके का संसदीय लोकतंत्र हो, यूएस के फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू, आयरलैंड के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कनाडा का स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला फेडरल ढांचा, सबसे सीखा। हाँ, लेकिन उन्होंने किसी मॉडल को आंख बंद करके नहीं अपनाया। उन्होंने हर प्रावधान को भारतीय मिट्टी, यहाँ की जरूरतों, चुनौतियों और आकांक्षाओं के हिसाब से परखा, ढाला और अनुकूलित किया। So, what does this all mean? इसका मतलब है कि भारतीय संविधान महज उधार लिए गए प्रावधानों का थैला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये एक अनूठा, जीवंत और गतिशील दस्तावेज है जो वैश्विक अनुभवों और अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के बीच एक रचनात्मक संतुलन कायम करता है। एकदम। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इस तुलनात्मक अध्ययन का समझना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के लिए कीशीम तथ्य, मतलब कोर फैक्ट्स, आर्टिकल्स 21, 54, 165, 169, 249, 312, 352, 356, 360, 368। कॉन्सेप्ट्स जैसे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बनाम ड्यू प्रोसेस, बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री बनाम प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फंडामेंटल डिफरेंसेस, फेडरलिज्म के फीचर्स, लिस्ट्स, गवर्नर, एआईएस, इमरजेंसी इंपैक्ट, और लैंडमार्क केसेस जैसे मेनका गांधी, केशवानंद भारती, एसआर बोम्बई। और मेंस के लिए इन सभी विशेषताओं का गहरा कंपैरेटिव एनालिसिस, भारतीय संदर्भ में उनका औचित्य, उनकी कार्यप्रणाली और उनसे जुड़ी बहसें, जैसे आर्टिकल 356 का दुरुपयोग, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सीमाएं, संशोधन प्रक्रिया का संतुलन, संसदीय प्रणाली की स्थिरता बनाम जवाबदेही, ये सब समझना जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न, आज के बदलते वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या संविधानों का ये तुलनात्मक अध्ययन भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिए मार्गदर्शन दे सकता है? अच्छा सवाल है। क्या हमें अन्य देशों के सफल या असफल संवैधानिक प्रयोगों से लगातार सीखने की जरूरत है, या भारत की परिस्थितियां इतनी अनूठी हैं कि बाहरी मॉडल अब उतने प्रासंगिक नहीं रहे? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.